गैंगस्टर का आतंक इतना बढ़ गया है कि दिल्ली में रहने वाले लोग दिन रात खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और ये खौफ अब और बढ़ने वाला है। वजह है दो बड़े गैंग बम्बिहा और लॉरेंस की दुश्मनी, जो अब बड़े गैंग वॉर का रूप लेने वाला है। गैंग वॉर की धमक अमित लाकड़ा की हत्या के बाद साफ साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि मरने वाला अमित लाकड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सिंडिकेट से जुड़ा था, तो उसकी हत्या की जिस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली वो बम्बिहा सिंडिकेट से है। दिल्ली पुलिस की रातों की नींद उड़ी है। व्यापारी डरे हैं, जनता में भी दहशत है। ये सब इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। दो बड़े गैंगों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों गैंग एक दूसरे के करीबियों को निशाना बना रहे हैं, व्यापारियों से रंगदारी मांग रहे हैं, सरेआम फायरिंग की जा रही है। व्यापारियों में खौफ इतना कि अब वो कैश में काम करने से डर रहे हैं, क्योंकि कब कहां से कौन गोली मार दे, उन्हें हर वक्त इसी बात का डर सता रहा है। लिटल के एमडी हैं, लिटल कंपनी के एमडी हैं, हम इनसे बात करूंगा। सर, जिस तरह से लगातार राजधानी दिल्ली में पिछले अगर महीनों में देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं आई, वारदातें आई जहां रंगदारी का मामला सामने आया, बाकायदे फायरिंग भी की गई। इससे आप लोगों को कितना डर है, किस तरह से माहौल है? डर का माहौल तो देखो जी दिल्ली में बना हुआ ही है इन दिनों में, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को कैश लेके थोड़ा बहुत तो हमेशा चलना होता है, कार्ड होते हैं जेब में और पता नहीं कब क्या माहौल बन जाए। तो इसीलिए माहौल तो देखो जी अभी ख़राब है इस समय तो, कि भाई लोगों के पास पैसे होना और ये सब चीज़ों के लिए तो अभी डर का माहौल है। इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी। हम क्या कर सकते हैं? क्या बिजनेस पे इसका असर पड़ रहा है? हाँ, बिजनेस पे इसका असर पड़ रहा है। लोगों ने यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सा आना भी थोड़ा कम कर दिया है कि दिल्ली में इस तरह का माहौल है, तो लोग अभी कम आ रहे हैं दिल्ली में। दोनों गैंग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के भी खून के प्यासे हैं। शनिवार को दिल्ली के मुंडका में अमित लाकड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो लॉरेंस सिंडिकेट से जुड़ा था और हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आया था। अमित लाकड़ा की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर ने ली, जिसको लेकर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। चीकू पहलवान के नाम से आईडी से पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया है, मुंडका में जो अमित लाकड़ा की हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी मैं, चीकू धनखड़ और अमित दबंग लेते हैं। ये चोर नांगलोई और मुंडका के व्यापारियों का नंबर सट्टे वालों और सांसियों से पैसे लेकर हमारे विरोधियों के पास जेल में पहुंचाता था। हमने कभी भी किसी बेकसूर को नहीं मारा, न आगे मारेंगे। बाकी जो भी हमारे किसी एंटी किसी भी तरीके से मदद करेगा उसका यही अंजाम होगा। झूठे मुकदमे की बात अलग है, लेकिन टिल्लू गैंग ने कभी भी अच्छे या बुरे टाइम में न तो किसी बेकसूर को मारा था और न ही किसी व्यापारी से जबरदस्ती पैसा लिया। मेरा दिल्ली के सभी व्यापारियों और भाइयों से निवेदन है कि कोई भी इन चोरों को 1 रुपए न दे और न ही किसी को दे। किसी भी बिजनेसमैन भाई को अगर ये परेशान करे तो हम आपके लिए खड़े हैं। बस कुछ दिनों की बात है, हम इनका अस्तित्व दिल्ली से खत्म कर देंगे। बाकी कुछ दिनों में देखने में आया है कि हवा बदलते ही बहुत से कुत्ता बिल्ली इनके लिए मुखबरी का काम कर रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया गैंग की नजर हर उस कुत्ते बिल्ली पर है। ध्यान से रहो, कभी भी कैसे भी तुम्हें भगवान के पास भेज दिया जाएगा। इस पोस्ट में हैशटैग के साथ टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना, कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग लिखा हुआ है। इंडिया डेली इस पोस्ट की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद लॉरेंस से जुड़ा सिंडिकेट शांत नहीं बैठेगा और अब बड़े गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं गैंग्स ऑफ दिल्ली का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन देश की राजधानी दिल्ली में व्यापारियों को धमकी मिलती नजर आ रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कब क्या कुछ हुआ है। इसी साल की अगर बात की जाए तो इस साल अक्टूबर में 300 दिन में 160 वसूली के कॉल्स आए हैं। ज्यादातर कॉल्स विदेशों में बैठे गैंगस्टर ने किए हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर के सिंडिकेट ने भी धमकाया है।
सोशल मीडिया ऐप, इंटरनेशनल फोन कॉल्स का भी इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो गैंगस्टर के गुर्गों ने कई जगह पर फायरिंग भी की है, जिसकी तस्वीरें आपने भी देखी होगी। कई शोरूम्स के बाहर, कई घरों के बाहर फायरिंग की गई है। कई तरह की फिरौती के कॉल्स आते रहे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है, और ये कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा का मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कई ऐसे कॉल्स आए हैं, कई सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल किया गया है, कई जगहों से फायरिंग की घटनाएं सामने आई है। गैंगस्टर के गुर्गे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम उठाए जा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कानून और व्यवस्था एक बड़ा सवाल और बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर वसूली के कॉल्स बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर, जूलर्स, मिठाई की दुकान और कार शोरूम के मालिकों को आए हैं। कुछ मामलों में कॉल के बाद टारगेट किए गए व्यक्ति के घर या ऑफिस के बाहर फायरिंग भी की गई है। पिछले हफ्ते केवल 4 दिनों में 7 ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां गैंगस्टर ने एक जूलर, जिम मालिक, प्रॉपर्टी डीलर, मिठाई की दुकान और एक मोटर वर्कशॉप के मालिक को निशाना बनाया है, जिसमें पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें भी बनाकर अपराधियों की धरपकड़ तेज की जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं, और सिर्फ भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोगों को कॉल आ रही है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और डराने के बाद उन कॉल्स के बावजूद जहां पर भी वो उनका वर्क ऑफ प्लेस है उसके बाहर फायरिंग करते हैं, ताकि वो दहशत का माहौल जो है और फैला सके। कई ऐसे कॉल्स हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले 300 दिनों में जिस तरीके से एक रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 300 दिनों में 100 से ज्यादा फिरौती और रंगदारी की कॉल सामने आई है और जबरन वसूली की कॉल जो है वो की गई है। हालांकि ज्यादातर मामलों में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और कुछ एक मामलों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने कई जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की वारदातें बढ़ती जा रही है, चाहे वो गोलियों की तड़ाका हो या फिर बात की जाए रंगदारी की हो या फिर जबरन वसूली की हो या फिरौती की हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली में लगातार लोगों को कॉल करके डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस जो है अभी तक पूरी तरीके से इन कॉल्स पर या इन धमकियों पर लगाम नहीं कर सकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अभी 2 दिन पहले ही तमाम जिले के डीसीपी को आदेश दिया है कि वो इलाके लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें। इसके साथ साथ जो टिकट्स हैं जो इलाके की उस पे जाके चेकिंग करें और तमाम जो बदमाश हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं इलाके के, उनको उठा के जेल में बंद करें, ताकि इस तरीके की जो कॉल्स आ रही हैं उन पे किसी तरीके से लगाम कसा जा सके। इसके साथ साथ दिल्ली में जो अपराध बढ़ रहा है उस पे भी कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सके, क्योंकि ज्यादातर इन मामलों में देखा गया है दहशतगर्दों का साफ तौर पर देखने को मिला है कि किन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स को, ये टारगेट कर रहे हैं बिजनेसमैन को, ये तमाम कारोबारियों को टारगेट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी हमने यहाँ पर दिखाई थी जिसमें सदर बाजार को कवर किया था, जहाँ कारोबारियों से बात की गई थी और ये पूछा गया था कि उनमें किस तरह डर का माहौल है। कारोबारियों को तो टारगेट किया जा रहा है, बिजनेस का उनका अपना लॉस हो रहा है, उनके घर में क्या माहौल होगा ये वही जान सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में उनके अलावा दिल्ली की आम जनता भी है जो काफी ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है, सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, लगातार कॉल्स और वारदातों के बाद एक बात तो साफ है कि दिल्ली में डर लगता है। ये इस बात में कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, कब किस जगह किसको गोली मार दी जाए, कब कहां कौन जो है वो किसी को धमका दे, ये आज की डेट में किसी को नहीं पता। हालांकि पिछले अगर बात की जाए इस 2024 की अगर बात की जाए तो 2023 में या 23 तक इस तरीके की जो कॉल्स या वारदातें या घटनाएं बहुत कम थी, ना के बराबर थी। लेकिन 2024 में अब तक अगर मान लीजिए 100 से ज्यादा कॉल्स आई है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, गंभीर जो विषय है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है।
लॉ एंड ऑर्डर का डर जो है ठीक है, और ये बदमाशों के एक बड़ा दिमाग विषय है के रजनीश, दिमाग जो से निकल लगातार चुका है। बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। दहशत का कारोबार ऐसा है कि ये गैंग्स ऑफ दिल्ली करोड़ों की रंगदारी मांग रही है। आपको दो ऐसे मामलों की जानकारी देते हैं, उनको सुनिए और समझिए कि इस वक्त क्या हालात देश की राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 नवंबर को रोहिणी में, जहां बदमाशों ने रंगदारी की चिट्ठी छोड़ी थी और 10 करोड़ की, 3 बदमाशों ने शोरूम में फायरिंग की थी, 10 करोड़ की मांग की थी। दूसरा मामला 7 नवंबर का है, नांगलोई का है, जहां पर जिम मालिक को इंटरनेशनल कॉल आती है और 7 करोड़ रुपए की रंगदारी उनसे भी मांगी जाती है। तो 7 नवंबर को नांगलोई में जिम मालिक, उससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे 3 बदमाशों ने शोरूम में फायरिंग की थी, वो भी 5 नवंबर को रोहिणी में। 10 करोड़ की मांग रखी जाती है एक जगह, तो दूसरी जगह मांग रखी जाती है 7 करोड़ रुपए देने की, जो कई सारे सवाल खड़े करती है। रजनीश, ये जो केसेस इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, जहां पर एक जिम मालिक हो जिसके लिए 7 करोड़ रुपए मांगे गए थे, और फोन करके जो फोन किया था जिस शख्स ने, उसने खुद को दीपक बॉक्सर का गुर्गा भी बताया था। तो अपने आप को इतनी बड़ी गैंग से क्लेम करने वाले ये व्यक्ति एक के बाद एक कॉल्स करते हैं। जिस व्यक्ति को कॉल आती है, जो भी बिजनेस पर्सन होता है, उसके मन में तो डर का माहौल रहता ही रहता है। और क्या इस डर को रोक पा रहा है सिस्टम? देखिए, डर का माहौल तो जैसा मैंने आपको बताया पूरी दिल्ली में इस समय जो फैला हुआ है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो। वहीं अगर बात की जाए इस डर से लड़ने की, अगर बात की जाए तो बातें कही जा रही हैं, बातों में दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन सच जो है वो सबके सामने है कि दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली के लोग जो है वो घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं, खासतौर व्यापारी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कॉल्स आ रहे हैं, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो मिठाई की दुकान वाला हो, या वो अगर बात की जाए जो किराने की दुकान, जो बड़े किराना स्टोर्स हैं, उनको भी जो है वो कॉल्स आ रही हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली में लोगों के मन में डर है, लेकिन व्यापार करना है, पैसा कमाना है, खाना खाना है, इसीलिए लोग जो है वो अपनी जान को हथेली पे रख के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन से डर मिटाने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस और कानून की होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस अपने इस दावे, जिसमें ये कहा शांति सेवा न्याय की जो बात लगातार करते हैं, वो शांति सेवा और न्याय आज के टाइम में दिल्ली में एक जो है वो बात की जाए तो एक कहावत ही बन के रह गई है। शांति कहीं नहीं है, सेवा तो तब होगी जब शांति होगी, और शांति और सेवा तब होगी जब न्याय मिलेगा। तो तीनों में से कोई भी चीज आज की डेट में दिल्ली में अगर कहा जाए तो बिल्कुल जो है वो खरी नहीं उतरती है दिल्ली पुलिस के इस दावे पर। लेकिन रजनीश, लोग जो है वो हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस के का ये कहना है कि वो अपना काम कर रही है, लोगों में अवेयरनेस फैला रही है, लेकिन इन सब के बीच में रजनीश, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो पुलिस के सामने देश की राजधानी दिल्ली में बनी हुई है? क्योंकि एक के बाद एक कई कॉल्स आ रहे हैं, हर उन एप्स को ट्रेस करना, चाहे वो डोमेस्टिक कॉल्स हो या फिर इंटरनेशनल कॉल्स क्यों ना हो, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही है। गुड़गांव से जैसे लेडी डॉन की गिरफ्तारी हुई है, उसने भी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, और उसके बाद किस तरह पुलिस एक्टिव होती है, तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन दिल्ली में वो कॉल्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए 300 दिनों में 160 से ज्यादा इस तरह की कॉल्स आई है। क्या चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस के सामने चौतरफा चुनौतियां हैं। सबसे पहला तो लोकल जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उन पे लगाम कसना। वो मैं इसलिए स्ट्रीट क्राइम की जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो लोकल जो बदमाश होते हैं, लोकल जो नोटोरियस लोग होते हैं, उनको वो हायर करते हैं और उसके बाद उनके जरिए अपने जो बातें हैं उसको मनवाते हैं। चाहे वो फायरिंग की बात कर ली जाए या फिर अगर बात कर ली जाए फिरौती की, रंगदारी की, जबरन वसूली की, उन लोकल गैंग्स के जरिए या लोकल नोटोरियस लोगों के जरिए इस जो है वारदात को या अपने जो दावे हैं उनको पूरा कर रहे हैं बड़े गैंग। सबसे बड़ी बात तो ये दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती है। आखिर किसके पास कब कॉल आ जाए, कौन नोटोरियस आदमी कब किसके घर पे फायरिंग करते, कोई नहीं जानता। दूसरी चुनौती ये है कि जो एप्स हैं, जिनसे ऐप के जरिए, चाहे वो व्हाट्सएप ऐप हो, चाहे टेलीग्राम ऐप हो या दूसरे ऐप हो, जिनके जरिए कॉल की जाती है, उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि वो वाकई में भारत से की गई है या फिर विदेशों से की गई है।
तीसरी चुनौती होती है कि टेक्नोलॉजी आजकल इतनी हाईटेक हो गई है कि एक आदमी, अगर मान लीजिए पंजाब में कोई आदमी बैठा है, तो वो वाया कनाडा, वाया अमेरिका होते हुए भारत में कॉल कर सकता है टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ऐसे में ऐसी जो नंबरों को ट्रेस करना जो वाया अमेरिका होते हुए भारत आ रही हैं, जबकि कॉल भारत से ही की जा रही यानी है, कि लेकिन वो पहले तमाम अमेरिका जाके चैलेंजेस है अमेरिका से वापस रजनीश, आ जो रही इस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहेगा, मैं आगे भी आपसे अपडेट लेती रहूंगी, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि दिल्ली में हालात क्या है, व्यापारियों को क्यों डर सता रहा है, ये भी समझने की बेहद जरूरत है। गैंग्स ऑफ दिल्ली की धमक हर तरफ देखने को मिल रही है। इसी साल की अगर बात की जाए तो अक्टूबर तक के आंकड़े समझिएगा, 160 रंगदारी के कॉल्स आ चुके हैं। 2023 में जबरन वसूली के 141 केसेस सामने आए थे। अब बात 2022 की करते हैं, जहां पर 110 ऐसे केसेस जबरन वसूली के देखने को मिले थे। 2022 के देखे आपने, 23 में क्या आंकड़ा रहा, अब 2024 का भी हम आपको बता रहे हैं कि इसी साल अक्टूबर की अगर बात की जाए, यानी कि इस महीने पहले तक, तब 160 रंगदारी के कॉल्स आए थे। 23 में जबरन वसूली के 141, वहीं 22 में 110 केसेस जो थे वो जबरन वसूली के साफ तौर पर देखने को मिले थे। ये आंकड़ा जो इस वक्त आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली का ही आंकड़ा सामने आ रहा है। रजनीश, ये बड़े नंबर्स हैं, इन डेटा को कहीं भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। आप देखिए, इस साल की बात की जाए, इस महीने पहले अक्टूबर तक की बात की जाए, 160 रंगदारी के कॉल, 23 की बात की जाए जबरन वसूली के 141 केसेस सामने आए हैं, 22 में 110 केस जबरन वसूली के देखने को मिले हैं। तो दिन प्रतिदिन, साल दर साल ये केसेस में सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। ये साल तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। इस साल की अगर बात की जाए तो अब तक 160 केसेस सामने आ गए हैं। बात आपको देखनी होगी कि ये वो जो आंकड़े हैं जो सरकारी फाइलों में दर्ज हुए हैं, लेकिन ऐसे कितने आंकड़े होंगे जो सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हुए। यानी इनका जो आंकड़ा है वो कई और जो बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई मामलों में जो व्यापारी होते हैं या जो जिस शख्स को कॉल आया है वो डर के मारे इनकी बात मान लेता है और पुलिस को नहीं बताता है, और ये जो है अपना जिस मकसद से कॉल किया जाता है वो मकसद को पूरा कर देते हैं। तो ऐसे कई ऐसे केस भी होंगे जो सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हुए। ये आंकड़ा तो वो है जो आंकड़ा दर्ज किया गया और जो सामने आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। और बात की जाए साल दर साल जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो जबरन वसूली के, चाहे वो प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, चाहे वो फिरौती के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे, ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि धीरे धीरे जो अपराधी हैं उनके मन से पुलिस का खौफ या कानून का खौफ खत्म हो चुका है, और वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने जो मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है। सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि सारे लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, कुर्गे बाहर बैठे हुए हैं। जो सरगना है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर से तमाम आदेश आते हैं और उसे एग्जीक्यूट बाहर किया जाता है। ऐसे रजनीश, क्या एक बात आप, क्योंकि इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि ये जो केसेस है वो रजिस्टर्ड है, कई और भी केसेस इसके आगे और बियॉन्ड हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लोग डर से नहीं जाते हैं। रजनीश, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतने सालों से बीट कवर कर रहे हैं, उन लोगों का क्या जो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं डर की वजह से, उनके परिवार वालों का क्या जो उस प्रेशर के आके सकम कर जाते हैं और वो पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह का माहौल पहले कभी देखे नहीं होते हैं और मजबूरी में किसी तरह उनको पैसा अरेंज करके इन लोगों को पैसा देना पड़ता होगा। मैं ये चाहती हूं कि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि पुलिस जो है सर्वोपरि उनके लिए है, और अगर ऐसे कोई केसेस या ऐसा किसी इनकाउंटर उनके सामने होता है तो उनको तुरंत अपने केस जो है वो पुलिस के सामने रजिस्टर कराना चाहिए। लोगों के मन में ये जो डर है कि पुलिस के पास जाएंगे तो केस और बिगड़ जाएगा, इस डर को दूर करने का काम भी दिल्ली पुलिस का ही होता है। देखिए, जाहिर तौर पे आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि जो केसेस ऐसे होंगे, मुझे लगता है कि जरूर होंगे ऐसे जो दिल्ली पुलिस के सामने आए नहीं होंगे या रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिससे लोग जो है वो दिल्ली पुलिस को अप्रोच करें, या किसी भी स्टेट की पुलिस को अप्रोच करें, एजेंसीज को अप्रोच करें कि उसके साथ इस तरीके की जो घटना घटी है और वो पुलिस की या एजेंसी की मदद लेना चाहता है। लेकिन ये तब होगा जब एजेंसी की तरफ से या पुलिस की तरफ से ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाएगा अपने राज्य में या देश में या शहर में या गांव में या कस्बे में, कि लोग जो है वो
डरे नहीं, बल्कि जाके पुलिस को रिपोर्ट करें। और ये तभी होगा जब पुलिस जो है वो आगे आएगी और पुलिस ऐसे लोगों पे नकेल कसेगी, ऐसे लोगों पे लगाम लगाएगी जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसा तब होता है कि पुलिस के पास लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि कई मामलों में देखा जाता है कि पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती ताकि जो एफआईआर के जो आंकड़े हैं वो कम हो और पुलिस की जो छवि है वो खराब नहीं, क्योंकि ज्यादा एफआईआर होंगी तो जाहिर तौर पे ज्यादा चीजें सामने आएंगी और पुलिस की किरकिरी होगी कि ऐसे अपराध हो रहे हैं इसलिए एफआईआर हो रही है। ज्यादातर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, कई मामलों में लोग पुलिस के पास अप्रोच नहीं करते हैं। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की होती है या एजेंसी की होती है या दूसरी जो एजेंसीज होती हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि लोग पुलिस या एजेंसी को अप्रोच करने से डरे नहीं, बल्कि उनके पास जाके अपने आप को सेफ महसूस करें। जी ठीक है रजनीश, बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक कॉल करने वाले ज्यादातर वीआईपी या फर्जी आईडी पर लिए गए नंबर्स के व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ महीनों को देखा जाए तो पुलिस ने दिल्ली में जबरन वसूली के साथ साथ गोलीबारी और हत्याओं में शामिल 11 गैंग की पहचान भी की है। लॉरेंस बिश्नोई, उन गैंग को समझिएगा कौन कौन से वो गैंग है जिसकी पहचान पुलिस की तरफ से की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जिसमें सामने आ रहा है, दिल्ली को डराने वाले ये 11 गैंग है जिनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे टॉप पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है, गोल्डी बराड का नाम है, इसके बाद हिमांशु भाऊ का है, कपिल सांगवान उर्फ नंदू का है, साथ ही साथ जितेंद्र गोगी का भी नाम जो है वो इसमें सामने आ रहा है। उसके अलावा बात की जाए तो संपत नेहरा का नाम इसमें सामने आ रहा है, साथ ही हाशिम बाबा का, और सुनील टिल्लू कई खबरों में भी आपने सुना होगा, कौशल चौधरी अभी रिसेंटली खबरों में आए, लेडी डॉन को गिरफ्तार किया गया है, वहीं नीरज भवाना और नीरज फरीद पुरिया का नाम, ये वो 11 गैंग हैं देश की राजधानी दिल्ली के जो लोगों को डराते हैं, जो लोगों को धमकाते हैं, जो हत्या को अंजाम देते हैं, जो रंगदारी मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, और इसी से इनका गैंग जो है वो ऑपरेट करता है। अपने गैंग को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इनको दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर चिन्हित कर रखा है। ये एक तरफ इनका काम, इन गैंग वालों का काम ये है कि अपने आप को बढ़ाते जाएं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस एक एक करके इनको चिन्हित कर रही है और इनके खिलाफ एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं। रजनीश, कई ऐसे गैंग मेंबर्स हैं जो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रजनीश हमेशा यही खड़ा होता है कि कैसे जेल में बंद होने के बावजूद भी इनकी गैंग ऑपरेट कर रही है इन्हीं के इशारों पर। देखिए, जो ऑपरेट करने की जहां तक बात है, ये शुरू से चलता आ रहा है कि जेल में मोबाइल फोन चलते हैं, जैमर जरूर यूज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जेल से फोन किए जाते हैं। अपने जो सदस्य हैं, गैंग के सदस्य हैं, उनसे बात की जाती है, उनको टास्क दिया जाता है और उसके बाद उस टास्क को पूरा किया जाता है। हाल ही में अगर आप उसकी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की अगर बात की जाए तो उसमें भी इसी तरीके से जो है वो अंजाम दिया गया था सिद्धू मूसेवाला की हत्या को, और उसके बाद जेल में इन्फॉर्म किया गया था कि उसको मार दिया। ये इसका एक ऑडियो भी सामने आया था, हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि डेली नहीं करता, लेकिन एक ऑडियो सामने जरूर आया था जिसमें कॉल करके बताया गया था कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। तो ऐसे में अगर जैबर जो जेल में मौजूद है तो कॉल कैसे किया जाता है, कॉल कैसे हो जाता है, और इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं तो फोन कैसे पहुंचता है जेल के अंदर। जिस तरीके से जो अभी तक की जो जानकारियां हैं या जो बातें बताई जाती है उसमें ये कहा जाता है कि सेम कम्युनिटी के जो जेलर होते हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे तैनात होते हैं जेल के बाहर, जो वो मदद करते हैं, या कई मामलों में डर के मदद करते हैं, कई मामलों में पैसे लेके मदद करते हैं, कई मामलों में सिर्फ कम्युनिटी का ये मेरी कम्युनिटी का ये सदस्य है तो इसके लिए उत्तम मदद करता है। 3 कारण ऐसे होते हैं जो जेल से लगातार फोन किए जाते हैं, बात की जाती है, आदेश दिए जाते हैं और उन आदेशों को एग्जीक्यूट किया जाता है। और दूसरा एक तरीका ये होता है कि जब जेल में मिलाई का टाइम होता है, जब मिलने का टाइम होता है तो जेल में मिलने के लिए लोग जाते हैं और वहां पे बात करते हैं। बात करने के बाद उनको बताया जाता है कि कैसे क्या करना है और वो जाके बाहर उस तरीके से काम करते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसके जरिए जेल में बैठ के जो आदमी है वो बाहर अपने गुर्गों या अपने गैंग के लोगों के द्वारा तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मैं ये समझना चाहती हूँ कि ठीक है, लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है, दाऊद के वक्त से कई तरह की खबरें, इस तरह की पार्टीज हम देखते थे, जिस तरह की पार्टी का कुछ दिन पहले वीडियो हमने लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई का चलाया था, जो कई सारे सवाल खड़े करता है कि इनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है। लेकिन सवाल और चिंता का विषय ये बना
बना हुआ है कि ये खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा चाक चौबंद होना चाहिए, जहां की सुरक्षा व्यवस्था पर हर तरफ की सिक्योरिटी को ध्यान देना चाहिए। उन सब के बीच में अगर देश की राजधानी की सड़कों के ये हाल है कि नांगलोई में शोरूम्स के बाहर फायरिंग हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा करती है और कहीं ना कहीं वो इन गैंगस्टर के हौसलों को भी और बुलंद करती हुई नजर आती है। देखिए, हम ये देश की राजधानी या वारदातें घट रही हैं। जाहिर तौर पे किसी भी देश की राजधानी में इस तरीके की अगर वारदातें एक के बाद एक होती हैं तो जाहिर तौर पे उसका असर पूरे देश पे रहता है। पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे ग्लोबल लेवल पे उसका जो है असर देखने को मिलता है। और दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरीके की वारदातें होती है तो जाहिर तौर पे बाकी राज्यों, जो भारत के बाकी राज्य हों या उन गांव हों या केंद्र शासित जो प्रदेश हों या दूसरे लोग हों, तमाम लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात जाती है कि अगर दिल्ली जैसे शहर जो देश की राजधानी है वहां पर इस तरीके की वारदातें हो सकती हैं तो उनके राज्य या उनके गांव में क्यों नहीं हो सकती। और अगर दिल्ली पुलिस ऐसी वारदातों को रोकने में नाकाम है तो या तो अपराधियों के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद हैं, अपराधियों की जो पहुंच है वो कितनी आगे तक है, जो पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी धक्का बताकर वो अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, अपने मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे दिल्ली की अगर बात की जाए या फिर आप किसी भी देश की राजधानी की बात कर लें, तमाम जगह अगर इस तरीके की वारदातें एक के बाद एक होती हैं तो उसका असर पूरे देश पे पड़ता है। और पूरे देश के लोग ये जो सुनिश्चित नहीं कर पाते कि जहां वो रह रहे हैं, जिस राज्य या गांव में या शहर में वो रह रहे हैं, जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो उनका उनका राज्य, उनका गांव या उनका शहर कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर। और खासतौर दिल्ली की अगर बात की जाए जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, तमाम वीवीआईपी यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर अगर इस तरीके की वारदातें होती हैं तो राम भरोसे है पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था। और दिल्ली की भी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो राम भरोसे है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है कि गैंगस्टर्स खूनी खेल खेल रहे हैं, पुलिस की नींद उड़ी हुई है, एक संघर्ष साफ तौर पर पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है कि कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त पुलिस भी अपने आगे देख रही होगी। रजनीश, एक और सवाल यहाँ सामने आता है, लगातार आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि पिछले 3 सालों में ये आंकड़े कैसे बढ़े हैं, चाहे फिरौती की कॉल हो, रंगदारी की कॉल हो, जबरन वसूली की कॉल हो, लोगों के मन में दहशत का माहौल हो, पुलिस के सामने अनेक चैलेंजेस है जो सामने लगातार आ रहे हैं, जेल के अंदर से कैसे ये गैंग्स ऑपरेट करते जा रहे हैं। रजनीश, क्या इन गैंगस्टर का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ एक लग्जरी लाइफस्टाइल और साथ ही साथ अपने आप को सुर्खियों में देखना, अपने बारे में सुनना, अपने बारे में चर्चा होती देखना, लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हो, क्या इनको वो एक विलन, हीरोइक विलन बनाता हुआ नजर आता है और यही इनको पसंद आता है? देखिए, ऐसा कई मामलों में या कई गैंगस्टर्स के साथ माना जा सकता है कि ऐसा वो चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वर्चस्व की लड़ाई होती है। जो एक गैंग दूसरे गैंग से आगे निकलना चाहता है या एक गैंग दूसरे गैंग पे हावी होना चाहता है, तो ऐसे में इन दोनों ही सूरतों में एक गैंग को अपनी ताकत बढ़ानी होती है और ताकत बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं और उसके बाद लोगों को भर्ती किया जाता है। और उसके बाद तो जब पैसे बढ़ जाते हैं तो इसी तरह जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो हाल हुआ है वैसा ही उसी तरफ पर लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहेगा रजनीश, मैं आगे भी आपसे अपडेट लेती रहूंगी। हमारे साथ पूर्व डीसीपी दिल्ली के एलन राव जी जुड़ गए हैं। स्वागत है एलन राव जी आपका हमारे शो पर। एलन राव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो दिल्ली में लगातार और जो स्टैट्स भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे रंगदारी के कॉल्स, जबरन वसूली के कॉल्स पिछले 3 सालों में उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी साल अगर अक्टूबर तक की बात की जाए तो 160 ऐसे कॉल्स हैं जो सामने आए हैं। खास तौर पर दिल्ली की सड़कों पर कैसे शोरूम्स के बाहर फायरिंग हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। क्या वो चैलेंजेस हैं जो दिल्ली पुलिस के सामने खड़े हुए हैं? सर, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे? तो एलन राव जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एलन राव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, हमारी आवाज आपकी आ गई। आवाज
सर स्वागत है आपका हमारे शो पर। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी सर कि पिछले दिनों दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जितनी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, गैंगस्टर सरेआम शोरूम्स के बाहर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों ये पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग रहे हैं? क्यों दिल्ली की सड़कों पर ऐसा माहौल है और इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? देखिए मैम, गुड इवनिंग। ये आजकल जो स्पेट ऑफ क्राइम आया हुआ है अभी, उसमें कुछ गैंगस्टर्स के हौसले कुछ ज़्यादा बढ़े हुए हैं। मैं समझता हूँ पुलिस को उनसे ज़्यादा हौसले अपने बनाने पड़ेंगे और उनके बारे में खबर इकट्ठी करके जो जो आदमी ऐसा कुछ काम करने की सोच भी रहे हैं, तो पुलिस के पास इसकी पहले खबर होनी चाहिए और उनके ऊपर दबिश डालनी चाहिए। ये पुलिस का मैं समझता हूँ को थोड़ा बहुत डुलमुल रवैया लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कई केसों में पुलिस ने पकड़े भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केसेस तो मैक्सिमम सॉल्व हो रहे हैं। जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनके बारे में पुलिस ने उनको कार्रवाई भी की है, उनके आदमी पकड़े हैं, उनको डिटेल में इंटरोगेशन करने के बाद और उनकी आगे की जो प्लानिंग है उसके बारे में पता करके उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी इन गैंगस्टर्स के खिलाफ, ताकि ऐसी वारदातें दिल्ली में ना हो और पब्लिक का विश्वास पुलिस के प्रति बना रहे। क्योंकि अब ऐसी वारदातों से पब्लिक का जो विश्वास है पुलिस के प्रति वो ऐसा कम होता जा रहा है और उनको लगता है कि पुलिस कहीं न कहीं इनसे मिली हुई है या पुलिस इस काम को करने में सक्षम नहीं है। तो ये भावना जो लोगों के दिमाग में आ गई है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा छवि खराब होती जा रही है। क्योंकि हर चैनल पे और हर अखबार में देखने को मिल रहा है कि गैंगस्टर्स अपनी मनमर्जी से जो कार्रवाई कर रहे हैं वो उसको रोकने में पुलिस नाकाम रही है दिल्ली पुलिस। तो इसलिए सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को ये सोचना पड़ेगा और ताकि ये क्या इसमें इनको पूरे और ख़ास तौर से इनकी जो एलिट एजेंसीज हैं, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और रादर सभी पुलिस स्टेशन में जिनके एरिया में वारदातें हो रही हैं, उनके एसएचओज को अपने अपने कार्रवाई में सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि इन गैंगस्टर्स पे कार्रवाई होती रहे, इनके ऊपर दबिश पड़ती रहे, इनके गैंग के जितने आदमी वो पकड़े जाएं और इनसे फिर इंटरोगेशन के बाद और जो आदमी इनके साथ में मिले हुए हैं, क्या वेपन सप्लाई करते हैं या पैसा इनको सप्लाई करते हैं, उनके बारे में जानकारी हो, ताकि इनका पूरा जो गैंग है वो एकदम उसको नस्ता नाबूद किया जाए, ताकि पब्लिक के दिमाग में एक बात आए कि पुलिस उनके भले के काम कर रही है। क्यों लोगों के मन में ऐसा सवाल है? जैसे हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि ये तो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कई और ऐसे केसेस होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। लोगों के मन में ये डर पुलिस को लेकर क्यों है कि पुलिस अप्रोचेबल नहीं है, अगर पुलिस को बताएंगे तो काम खराब हो जाएगा? इस डर को पुलिस दूर क्यों नहीं कर पाई है? अगर ये डर आया है तो वो लोगों के अनुभव से ही आया है। जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो आपके संवाददाता कह रहे हैं ये बात भी सही है। बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्टेड नहीं होते, जो रिपोर्ट नहीं होते, क्यों? क्योंकि इन गैंगस्टर्स की जो धमकियां होती हैं तो लोग उस धमकी के चलते अपनी जान से ज़्यादा, अपने पैसे से ज़्यादा अपनी जान की कीमत समझते हैं। तो वो समझते हैं कि अगर हमने पुलिस में रिपोर्ट किया, और कई केसों में ये भी देखा गया कि पुलिस में रिपोर्ट करने के बावजूद भी वो कई केस वर्कआउट नहीं होते, पकड़े नहीं जाते हैं और फिर भी उनके बाद में कार्रवाई हो जाती है गैंगस्टर्स के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे और पैसे इनको दे देंगे मांगने पर तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए लोगों को। क्यों? इसकी वजह है कि अगर गैंगस्टर्स के दिमाग में ये बात आ गई कि हमारी जो कार्रवाई धमकी है या उनको जबरन वसूली की जो उनको कॉल गई है या उनको जबरन वसूलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो पैसा अगर वो नहीं देते हैं उनको, और तो उनके खिलाफ हम वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर वो पब्लिक वाले जो हैं ऐसे केसेस की, सभी केसेस की रिपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ पुलिस को और ज़्यादा एक डाटा बिल्डिंग में विश्वास वो बनेगा, उनका डाटा बनेगा, कौन कौन अपराधी कितनी किस किस वारदात को करने में क्या क्या उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है, वो सारा डाटा बिल्डिंग करने के बाद में वो एक प्लान कर सकेंगे टोटल उसके बारे में। एलन राव जी, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगी कि
पिछले दिनों जो हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा है, आप एक महीने का ही देख लीजिए, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर शोरूम्स के बाहर फायरिंग हुई है, जिस पर हम सख्ती से खबर भी चलाते हैं, एक्शन की इंतजार भी करते हैं, एक्शन कई हद तक लिया भी जाता है। लेकिन अगर एक्शन एक बार लिया जाए, उसके बाद इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं कि ये फायरिंग की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। शोरूम के बाहर लगातार फायरिंग हो रही है। पहले तो अपराधी इनको कॉल्स करते हैं विक्टिम्स को, फिर और डराने धमकाने के लिए इन बिजनेस टाइकून्स के घर के बाहर फायरिंग हो रही है। क्यों बिजनेस टाइकून्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका है जो बिजनेस करता है, उनको कैसे क्यों डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, उन पर क्या बीत रही होगी, ये तो उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन इस चीज को रोक क्यों नहीं पाई है दिल्ली पुलिस? देखिए मैम, ये एक विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल का मतलब है ये आपस में घूमने वाली बात है, क्योंकि अगर ये गैंगस्टर्स ऐसे अपराध करने में लगातार कामयाब हो रहे हैं तो उनका मकसद और सिर्फ ये है कि उन लोगों को डराकर पैसे लेने का उनका मकसद है। आपने देखा होगा अभी कोई बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है, वो सिर्फ डराते हैं, गोली चलाकर डराते हैं और फिर पैसा मांगते हैं। और लोग, ये बात भी आपकी सही है कि लोग उसके बाद डर जाते हैं। डरने के बाद कुछ तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते हैं, और या करते हैं तो फिर वो पूरी बातें बताते भी नहीं है। तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमको जान से मार दिया जाए, और वो इस प्रकार से धमकी भी देते हैं वो लोग, गैंगस्टर्स हैं वो। लेकिन ये वाली जो धारणा है लोगों के दिमाग में, यही एक बात है जो कि मैं विशेष सर्कल की बात कर रहा हूँ। यही धारणा इन लोगों के दिमाग में कि ये गैंगस्टर ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ केस दर्ज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको केस दर्ज होने या पकड़े जाने, जेल में जाने से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको मालूम है इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। और हमारा देश का कानून ये है कि अगर गवाही ठीक से किसी के खिलाफ नहीं हुई तो वो बरी हो जाएंगे। तो ये कुछ दिन के लिए जेल में जाने से कोई डरते नहीं, क्योंकि इसमें ये स्टेक देखिए कितना, लाखों करोड़ों रुपए की ये अगर वसूली करते हैं या फिरौती मांगते हैं और इनको पैसे मिलते हैं, तो वो इस बात को ज्यादा कंपेयर करेंगे कि हमें पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, थोड़े बहुत दिन जेल चले जाएंगे। और उनके आदमियों की कमी नहीं है, कुछ जेल चले गए फिर बाद में बच जाएंगे, उनको वो फिर उनको राव साहब, ये नेटवर्क कैसे बढ़ता जा रहा है? जैसे लॉरेंस बिश्नोई पे आप देखिए, हम इतने दिन से ये लगातार उसके एक के बाद एक पार्ट्स दिखा रहे हैं। आज हम 18वां पार्ट लॉरेंस बिश्नोई का दिखा रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात कर ली जाए तो कैसे लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना बढ़ता रहा? सिद्धू मूसेवाला से पहले उसकी चर्चा होती थी, उस हत्याकांड से पहले, लेकिन उतनी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन एक के बाद एक खबरें तो ये भी सामने आई है कि जेल में बैठकर भी कई लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुद चुनना चाहते हैं। खबरें ये भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, देश से ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट किया जाता है। लॉरेंस खुद जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नेक्सस आए दिन जो बढ़ता जा रहा है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल ये चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रहना ज्यादा सूट कर रहा है। इनको मालूम है कि अगर मैं जेल में रहकर काम करवा सकता हूं तो वे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और इसके इतने केसेज आपने देखा होगा, किसी केस में जमानत के लिए कभी भी अर्जी दाखिल नहीं की है, क्योंकि ये चाहता नहीं कि मैं बाहर आ जाऊं। और बाहर आने से खतरा है, क्योंकि इंटर गैंग्स की जो राइवलरी है उसमें इनको भी खतरा हो सकता है। इसलिए जानबूझ के बाहर ना आकर अंदर बैठकर ये अपनी इंस्ट्रक्शंस कैसे भेजते हैं, ये देखने वाली बात है। जेल अधिकारियों को और पुलिस ऑफिसर्स को ये देखने वाली बात है कि ये अपनी इंस्ट्रक्शंस को बाहर कैसे भेजता है। विदेशों में इसकी इंस्ट्रक्शन जाती हैं, या विदेशों से बाहर, विदेशों से जो लोग इनके लोगों से कॉन्टेक्ट करके वो सब कार्रवाई करवाते हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे जाते हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये आगे लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, और परेशान हो भी रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ दिल्ली में बहुत लोगों के दिमाग में ये भय पैदा हो रहा है कि गैंगस्टर्स जो मर्जी करना चाहें कर लें, और उनका कोई सुरक्षा के लिए कोई भी आगे आने वाला नहीं लग रहा है। तो ये दिस हाई टाइम कि पुलिस को और प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन गैंग्स के ऊपर कार्रवाई करके इनको रोका जाए। एलन राव जी, क्या जो लोग इन गैंगस्टर के साथ जुड़ते हैं, जो इनका नेक्सस जो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या वो फैमिली को कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं?
किस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है उन तमाम छोटे युवाओं का जिनकी उम्र अभी पढ़ाई की होती है, जिनकी उम्र लंबे वक्त तक और भी उनके पास लंबा वक्त रहता है अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, लेकिन 18, 17, 19 साल के जो बच्चे हैं, क्या उनका ब्रेन वॉश किया जाता है जो वो इन गैंगस्टर के साथ जुड़ जाते हैं, या उनको उसके बदले में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है, उनके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाती है, या किस तरह उनको बरगलाया जाता है जो एक के बाद एक इनका नेक्सस इतना बढ़ता जा रहा है? देखिए मैम, इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर एक बात यह है कि ये अपने गैंग की इतनी चमक धमक दिखाकर लोगों को, जो खासतौर से युवक हैं, यूथ हैं, और उन यूथ में वो ज्यादा शामिल है, पढ़ने लिखने वाला यूथ इसमें नहीं होगा। जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है या अनएम्प्लॉयड हैं, उनको पैसे की जरूरत है, वो लोग इनके शिकार होते हैं। और वो लोगों को चुनते हैं कि ऐसे लोग कौन से हो सकते हैं जो हमारी मदद कर सकें और हमारी गैंग में शामिल हो जाएं। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर वो तैयार करते हैं और उसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं। उनका खास तौर से मोटिवेशन ये होता है कि तुम्हें कुछ हो भी गया तो हम तुम्हारे केस का ख्याल रखेंगे, तुम्हारे घर वालों को पैसे देंगे, और एडवांस में पैसे देते हैं। पैसे की इन लोगों के पास कमी नहीं, रुपया पैसा बहुत है, क्योंकि इतनी रंगदारी अगर वसूल कर रहे हैं तो उस पैसे को खर्च भी करते हैं। एक तो ये है। दूसरा, उनको वेपन्स लेके देते हैं पैसे से, और उस वेपन्स का जो शौक है यूथ को, वो समझते हैं देखो हमारे हाथ में बहुत अच्छे से अच्छा वेपन आ गया है, और वो फिर अपने आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया में इनकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनने को मिल रही है कि, और लोग इनके फॉलोअर बहुत ज्यादा हो गए हैं। एलन तो राव जी, वेपन्स का क्योंकि आपने वेपन्स का जिक्र किया है, मेरा एक और आपसे यहाँ पर सवाल है कि कैसे वेपन्स पहुंचाए जाते हैं, इन गैंग्स तक कैसे वेपन्स पहुंचते हैं, गैंग वाले गैंग मेंबर्स तक कैसे पहुंचते हैं, और पुलिस इस चीज को तोड़ क्यों नहीं पा रही है सर? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जहां से वेपन्स मंगवाए जा रहे हैं, भारत से लाए जा रहे हैं, भारत के बाहर से लाए जा रहे हैं, इस चीज को ट्रेस क्यों नहीं? कहीं कुछ तो लूप होगा ना जहां हम शॉर्टफॉल में आ रहे हैं, जहां हमारा ड्रॉबैक होगा कि किसी एक कड़ी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो इतनी भारी तादाद में सबके पास, अगर सभी गैंग मेंबर्स के पास वेपन है तो ये बड़ा सुरक्षा को भी लेकर एक बहुत बड़ा मसला है जो बना हुआ है। देखिए मैम, ये पुलिस और अपराधियों की लुका छिपी और आंख मिचौनी चलती रहती है। आपने पीछे देखा होगा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने बहुत ज्यादा मात्रा में वेपन्स की रिकवरी की है, पकड़े हैं, बहुत से लोग पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी वेपन्स की स्मगलिंग रोकी नहीं जा रही और उसकी डिमांड इन लोगों के पास होती है। जितनी डिमांड होगी वेपन्स की, उतने ही कहीं न कहीं से ये प्रिक्योर करते हैं। और खास तौर से इन गैंग के लोगों के पास जो वेपन्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं, वो यहाँ के लोकल मेड या दूसरे वो नहीं होते हैं, और वो महंगे भी बहुत होते हैं। और महंगे खरीदने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास में। तो ये वेपन्स की सप्लाई रोकना बहुत जरूरी है, ताकि बदमाशों के पास और कुछ नहीं है, सिर्फ गोली और ये रिवॉल्वर की बात है। अगर ये रोक दिया जाए और उनके पास ये नहीं मिले तो वेपन का मिसयूज होना बंद हो जाएगा। दूसरा, जो वेपन का वेपन तो मिल जाएंगे, लेकिन गोलियां कहाँ से मिलेंगी, कार्ट्रिज कहाँ से मिलेंगे, ये देखना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन को ये देखना पड़ेगा जहाँ से कार्ट्रिज की फिल्फरेज हो रही है, कहाँ से जा रहे हैं। कार्ट्रिज के बिना वेपन का कोई वैल्यू नहीं है, लोहे का टुकड़ा है, जब तक गोली उसमें नहीं जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्ट्रिज की सप्लाई को मॉनिटर करना। ये कार्ट्रिज कहाँ से बनते हैं, कितने बने, कहाँ कितने गए, कितने, सारे की सारी ऑडिटिंग होना बहुत जरूरी है। और ये हर पुलिस स्टेशन लेवल में, अगर जहाँ जहाँ वेपन्स का सेल परचेज का काम होता है, या लाइसेंस डीलर्स हैं या उनके यहाँ, या दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, इन सब में देखने की जरूरत है कि ये वेपन्स का यूज मिसयूज कैसे हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि गैंगस्टर्स का जो सबसे मजबूत हथियार है वो वेपन्स है। वो उनको अगर रोक दिया जाए तो उनके आधे हौसले बुलंद हो जाएंगे। एलन राव साहब, आपस में गैंग वॉर भी देखने को मिला है कई बड़े गैंग्स में, और इसी आपस में गैंग वॉर में इन्हीं के कई लोग कई बार मारे जाते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है जो उठता हुआ नजर आ रहा है। और क्यों दिल्ली के व्यापारियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ पैसा वसूलना यही एक बड़ी वजह है? देखिए, इसमें दो तीन वजह हैं, दो बातें बताई आपने। एक तो गैंग वार है, वो आपस में एक दूसरे के लोगों को मारना, मतलब अपने गैंग के अपोजिट लोग को मारना, एक तो वो बात हो गई है। दूसरा, जो व्यापारियों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलना है, वो दूसरी बात है। दोनों डिफरेंट बात है। वो अपने गैंग के लोगों को मारना इसलिए चाहते हैं कि गैंग में सुपरवेसी चाहिए इनको, कौन सा गैंग कितना बड़ा है, इनको ये चाहिए होता है कि हम उनसे सुप्रीम हैं, और कोई भी उस सुप्रीमेसी में कोई बीच में आता है तो उसको मारते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर सुप्रीमेसी जिसकी आ गई, उसको पैसे भी एक्सटॉर्शन के या रंगदारी के पैसे उसको ज्यादा मिलेंगे, अगर किसी का नाम ज्यादा ऊंचा उछल रहा है तो ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं।
एक प्रकार से अपने गैंग के लोगों को मारना वो अलग चीज है, पब्लिक के साथ में उनको साथ में धमकी देकर पैसा वसूल करना वो दूसरी चीज है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें चलती हैं और गैंग्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि वो अपना नाम किस प्रकार से वर्चस्व, उनका सुप्रीमेसी वहाँ पर उनके सोशल मीडिया में और अखबारों में, न्यूज़पेपर में और अपना छाए रहें, ताकि उनके नाम से कभी भी कोई फिरौती मांगी जाए तो कोई आदमी मना ना करे। यही एक इनका मेन मकसद होता है। एलन राव साहब, क्योंकि आप भी दिल्ली के पूर्व डीसीपी रह चुके हैं, मैं ये समझना चाहूँगी कि जब आप डीसीपी थे तो कौन से ऐसे केसेस थे जो दिल्ली में इस तरह के सामने आते थे, गैंग्स को लेकर सामने आते थे और उनके नेक्सस किस तरह बढ़ाए जा रहे थे? किसी अपराधी से जब आपकी बात हुई होगी तो क्या उनका माइंडसेट था, कैसे उनको ब्रेन वॉश किया जाता था और क्यों ब्रेन वॉश किया जाता था? क्यों इतनी छोटी उम्र में लोग अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं जब उनको हाथों में किताबें उठानी चाहिए? देखिए मैम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल ये पूछा है। मैं आपको बता दूं, अपराधी बनता कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है, वो हालात उसको अपराधी बना देते हैं। और एक बार कोई अपराधी जेल में चला जाता है तो वहां पर दो रास्ते हैं उसके पास, या तो अपराध की दुनिया में घुस जाए या शरीफ बन जाए, दोनों में से एक बात होती है। जो आदमी अपराध की दुनिया में चला गया वो उसके पास और कुछ ही सोचने को रहता नहीं है, वो यही देखता है कि अपराध में अब मैं कैसे अपना नाम कमाऊं। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात यह है कि इस दिनों की बात कर रहे हैं कि आप, जब हम पुलिस में थे, मैं 1995 से 2003 और 4 तक 2005 तक का दशक की बात करूंगा, ये 10 साल की बात करता हूं। उन दिनों दिल्ली में आपने काफी, अब तो आप मेरे ख्याल से आप पत्रकारिता में शायद आए नहीं थे, तो उन दिनों इतना डर था अपराधियों के दिमाग में कि दिल्ली में आते हुए घबराते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दिल्ली गए उनका नाम, उनका हिट लिस्ट में नाम होता था, स्पेशल सेल की हिट लिस्ट में होता था या क्राइम ब्रांच की हिट लिस्ट में होता था, तो मुकाबला चलता था उन अपराधियों को पकड़ने का। और पकड़े जाने के दौरान अगर उन्होंने गोली चलाई, पुलिस पे अटैक किया, तो एनकाउंटर होते थे। और एनकाउंटर इतने होते थे जबरदस्त, आप समझ लीजिए जिस प्रकार से आज रोज आपको गोलियां चलने की आवाज नजर आ रही है दिल्ली में, इतने ही ऐसे ही एनकाउंटर्स होने की आवाज तब उनको आती थी। तो यही एक वजह थी, लोगों के उनके गैंगस्टर्स के दिमाग में डर था। और कोई भी गैंगस्टर मौत से सिर्फ डरता है, अरेस्ट होने से, क्राइम के केस में इन्वॉल्व होने से नहीं डरता है। सिर्फ उनको ये डर लगता है कि पुलिस की गोली से मर न जाएं। तो ये इनके दिमाग में ये डर रहना चाहिए और वो पुलिस को थोड़ा सख्ती करके, वही मैं समझता हूँ कि 1995 से 2005 तक का समय अगर अभी दिल्ली में अगर आ गया तो मैं समझता हूँ कि ये गैंगस्टर्स हैं, ये यहाँ से दिल्ली में बिल्कुल कोई वारदात करने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता है कि पुलिस की गोली अब उनको बचा नहीं सकेगी। तो फिर वो उनको ये फिर अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। जी मैम, क्या आपको लगता है एलन राव साहब कि दिल्ली पुलिस को और ज़्यादा सख्ती दिखानी चाहिए? लोगों के मन में डर से ज़्यादा लोगों के मन में विश्वास होना चाहिए कि अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो वो दिल्ली पुलिस के पास जाएं, उनको कोई समस्या आ रही है तो अपनी स्टेट की पुलिस के पास जाएं। एक जो छवि है कि अगर हमें तकलीफ है तो पुलिस के पास जाने से और मसला ख़राब हो सकता है, विवाद और बढ़ सकता है, डर और ज़्यादा बढ़ेगा, इस छवि को कोई भी स्टेट की पुलिस क्यों नहीं दूर कर पाई है और ये माइंडसेट क्यों बना पब्लिक का? मैम, ये जो समस्या है ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। पुलिस से लोगों का इतना राब्ता यानी इतना रेपो नहीं बन पा रहा है। पुलिस हमेशा, पब्लिक हमेशा पुलिस से दूर रहना चाहती है। वो समझती नहीं है कि वो उनके हतैसी हैं, लेकिन पुलिस भी अपनी इन्हीं लोगों में से तो लोग है ना। पुलिस कोई पब्लिक से, कोई पुलिस अलग कैटेगरी नहीं है। हम आपस में ही, हमारे कोई भाई भतीजा और कोई चाचा ताऊ हम पुलिस में हैं, तो ये पब्लिक का एक हिस्सा है ना पुलिस का, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब पुलिस को भी अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा कि किस प्रकार से कोई आदमी दुखी आता है, परेशान आता है तो उसकी बात और ज्यादा अप्रोचेबल बनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एलन राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें कई इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन केसेस से जुड़े देने के लिए। रजनीश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम सीमलेस विजन एट ऑल डिस्टेंसेस फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide.